22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। पूरे भारत में राममय वातावरण था। लोग पूरी तरह से आत्मविश्वास खो चुके थे। मुझे आकर लोग कह रहे थे कि सर अपन सब कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होने वाला, लोग राम के नाम पर मोदी जी को मत देने वाले। तब मैंने उनको ये आश्वासन दिया था कि ये भारत को मैं भी बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, राम तो हर एक के मन में है, गांव-गांव में है। जब भी कोई गांव में आप जाओगे तो राम राम पावना करके आपका स्वागत किया जाता है। ये राम को मिला हुआ प्रतिसाद है। ये जो राम राम पावने वाला राम है वो बहुत ही लोगों का स्वागत करने वाला शिवाजी महाराज का विचार है और फुले शाहू आंबेडकर, आगरकर और प्रबोधनकार ठाकरे जी इनका विचार है। उस विचार का महाराष्ट्र जय श्री राम बोलो, नहीं तो ये राम किसी को पसंद आने वाला नहीं है। इसलिए इनको इसका कोई आश्वासन देना है, उद्धव जी को और शरद पवार जी को ये आश्वासन देना है कि जो कांग्रेस के जाहिरनामा में, न्याय पत्र में संविधान को मानने वाले, संत परंपरा का जो विचार है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर तो अगदी तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज तक, जिसको हम वारकरी संप्रदाय की परंपरा कहते हैं, उनके विचारों के आधार पर महाराष्ट्र खड़ा हुआ है। न्यायमूर्तियों के, चाहे हाईकोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, उनके डोजियर्स तैयार। और ये मैं पहले से कह रहा था कि ये सरकार पूरी तरह से मैनेज किया गया, कोर्ट्स को मैनेज किया गया, मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूँ। और इसके लिए नहीं माफी मांगी, इस बात के लिए नहीं माफी मांगी, ना ही इस बात के लिए कुछ हुआ है। उल्टा काफी हाईकोर्ट जजेस का और सुप्रीम कोर्ट जजेस, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ऐसा बोलता है और उसको एट्रोसिटी लगती नहीं है, जादू टोना कानून उसको लगता नहीं है, उसको ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 केंद्र का कानून होगा, मुझे कैसा पहले से मालूम था। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कैसा आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये भी, हमारे शिंदे साहब तो इतने भोले भाले हैं कि उन्होंने विधानसभा में कह दिया कि सरकार प्रेतांच्या ढिगाऱ्यावर चढून बीजेपी सत्तेच्या सोपानावर जाऊन पोहोचलेला। निर्मूलन समिति की ओर से सभी सामाजिक संगठन, जो प्रोग्रेसिव सामाजिक संगठन है पूरे महाराष्ट्र में, उनको साथ में लेकर एक अभियान चलाने का हमने तय किया है। इस अभियान का नाम है संविधान बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ। इस संविधान के अंतर्गत अभी जो विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में जो लोग संविधान के मूल्य मानते हैं, ऐसा आश्वासन जाहिर तरीके से जिन्होंने दिया है, ऐसे इंडिया आघाड़ी महाराष्ट्र में, जिसको हम अलग नाम से पहचानते हैं, उनका हम प्रचार करने वाले हैं और जाहिर तरीके से कहने वाले हैं कि ये संविधान बचाने वाले लोगों को आपको चुन के देना चाहिए। वैसे जब लोकसभा के चुनाव होने थे तब भी हमने 1 नवंबर से इसकी शुरुआत की थी, 1 नवंबर 2023 से। तो जब तक चुनाव चल रहे थे अपने विदर्भ में, तब तक 36 सभाएं मैंने ही पूरे विदर्भ में ली थी। सभी सामाजिक संगठन के लोगों ने इसका आयोजन किया था। वक्ता कर मैं था, पाटिल साहब थे, बाकी भी काफ़ी लोग थे, और हमने ये जन जागरण तब भी किया था। तब भी संविधान कैसे, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेंजर में है, उसको बचाना हमारा कैसा कर्तव्य है, लोकतंत्र बचाना कैसा हमारा कर्तव्य है, इसका हमने प्रयास किया था। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, ऐसा हम सभी को लगता है। लोगों का आत्मविश्वास उससे बढ़ा है। अभी जो महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया, जिसमें इतने लोग चुनकर आए लोकसभा में, इस कारण अभी सभी का आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले ये आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। मैं जब समझा रहा था लोगों को कि हम इनका पराभव कर सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं, तब लोग बोलते थे कि तो संभव ही नहीं, 350-400 लोग उनके आने वाले हैं, कहाँ अपने पास इतनी शक्ति है। लेकिन अभी महाराष्ट्र की जनता ने जिस ढंग से निर्णय दिया है, उसमें से सभी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। सामाजिक संगठन, जो पुरोगामी प्रोग्रेसिव सामाजिक संगठन है, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है, और जो इंडिया आघाड़ी के लोग हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है। तो इस आधार पर ये बड़े पैमाने पर हम जन जागरण करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में संविधान को मानने वाले, संत परंपरा का जो विचार है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर तो अगदी तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज तक, जिसको हम वारकरी संप्रदाय की परंपरा कहते हैं, उनके विचारों के आधार पर महाराष्ट्र खड़ा हुआ है।
उनका समता अधिष्ठित विचार है, सभी इंसान को प्रतिष्ठा देने वाला विचार है, शिवाजी महाराज का विचार है, और फुले शाहू आम्बेडकर, आगरकर और प्रबोधनकार ठाकरे जी इनका विचार है। उस विचार का महाराष्ट्र फिर से खड़ा हो, इसलिए हम सब प्रयास करने वाले हैं और इसी विचार का समर्थन करने वाली सरकार आए, इसके लिए जो भी संभव हो हम प्रयास करेंगे। और सर, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में जो सरकार है, वर्तमान सरकार उन्होंने लाई है, आपका जो अभियान है कितना यानी सक्सेस रहेगा विधानसभा के, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में? आपका सवाल का जवाब देते देते मैं थोड़ा सा उल्टा बोल लेता हूँ। 21 तारीख को मेरा व्याख्यान था चांदूर रेलवे में, 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। पूरे भारत में राममय वातावरण था, लोग पूरी तरह से आत्मविश्वास खो चुके थे। मुझे आकर लोग कह रहे थे कि सर अपन सब कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होने वाला, लोग राम के नाम पर मोदी जी को मत देने वाले। तब मैंने उनको ये आश्वासन दिया था कि ये भारत को मैं भी बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, राम तो हर एक के मन में है, गांव-गांव में है। जब भी कोई गांव में आप जाओगे तो राम राम पावना करके आपका स्वागत किया जाता है। ये राम को मिला हुआ प्रतिसाद है। ये जो राम राम पावने वाला राम है वो बहुत ही लोगों का स्वागत करने वाला प्रेममय राम है। जय श्री राम बोलो, नहीं तो ये राम किसी को पसंद आने वाला नहीं है, इसलिए इनको इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तब मैंने कहा था और वैसा ही हुआ। आपको मालूम है अयोध्या में भी ये लोग हार गए। सेम लाडली बहना का होने वाला है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस ने ऑलरेडी आश्वासन दे चुके हैं। जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, लोकसभा के लिए उन्होंने जो जाहिरनामा प्रकाशित किया है, उसमें हर स्त्री के बैंक अकाउंट में वो साल भर में 1 लाख रुपए डालने वाले का आश्वासन उन्होंने दिया है। लाडली बहना तो उससे कम का आश्वासन है। दूसरा, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने उसी ढंग की योजनाएं की, जो ज़्यादा सशक्त है, अच्छे साउंड फुटिंग्स पर खड़ी है। केवल महाराष्ट्र के सरकार को, यानी होने वाले सरकार को ये आश्वासन देना है, उद्धव जी को और शरद पवार जी को ये आश्वासन देना है कि जो कांग्रेस के जाहिरनामा में, न्याय पत्र में कहा गया है, उसको हम स्वीकार करेंगे। ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। और लड़ाई किस आधार पर होगी? जब इन लाडली बहनाओं को ये आत्मविश्वास आएगा कि इनकी सरकार आने के बाद तो हमको ज़्यादा मिलने वाला है, कम तो मिलने वाला नहीं है, तो वो क्यों इसका विचार करेगी? तो इसलिए उसको जीरो किया जा सकता है। ऑलरेडी उसकी व्यवस्था हुई है और आपको सभी को मालूम है कि जो आश्वासन राहुल गांधी देते हैं वो अमल में लाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। अब केवल उस ढंग से ये बात लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है, इसलिए उसके आधार पर ये चुनकर नहीं आएंगे। और इनको सही माने में अगर ये योजना लानी थी तो चुनाव के 3 महीने पहले। भाई आपकी सरकार तो 1.5 साल से चल रही ना, 1.5 साल से क्या आप नींद निकाल रहे थे? अभी आप केवल मध्य प्रदेश की कॉपी करने का प्रयास कर रहे हो। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र शाहू फुले आम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ज्ञानेश्वर तुकाराम जी का महाराष्ट्र है, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र। सर, आपने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक सरकार है, बिल्कुल आधार से कहा। सीधी सी बात, मैंने उसके लिए आपको उदाहरण दिया ना। डिफेक्शन लॉ जिस ढंग से लगना चाहिए था उस ढंग से लगा नहीं, पूरी तरह से मैनेज किया गया, कोर्ट्स को मैनेज किया गया। मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं। और इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप प्रशांत भूषण ने जाहिर तरीके से किया कि सब न्यायमूर्तियों के, चाहे हाईकोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, उनके डोजियर्स तैयार। और ये मैं पहले से कह रहा था कि ये सरकार पूरे 2.5 साल चलेगी। कैसे चल रही है मुझे कैसा पहले से मालूम था? सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कैसा आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये भी निर्णय दे सकता था, इसलिए माफी नहीं मांगी। इस बात के लिए नहीं माफी मांगी, इस बात के लिए नहीं माफी मांगी, ना ही इस बात के लिए कुछ हुआ है। उल्टा काफी हाईकोर्ट जजेस का और सुप्रीम कोर्ट जजेस का उनका समर्थन है उनको, क्योंकि उन पर वो है ना, प्रेशर है सब। अमित शाह जी ने अभी पुणे में सभा में बोला है कि फिर से महाराष्ट्र सदन में हम भगवा लहराएंगे। वो तो कहते रहेंगे ना, उनका बस चले वो कुछ भी करके लाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि इन लोगों ने, मेरा वो वाक्य है
प्रेतांच्या ढिगाऱ्यावरनं चढून बीजेपी सत्तेच्या सोपानावर जाऊन पोहोचलेला, लोगों को मार मार कर ये यहाँ तक पहुंचे। चाहे गुजरात हो, चाहे बाबरी मस्जिद के बाद का कांड हो, ये पहले इस देश में कभी नहीं हुआ। इंसानों को मारकर कोई सत्ता का सोपान चढ़ने का सपना नहीं देखता। ये भयानक प्रक्रिया और परंपरा इस देश में शुरू हुई। ते विकासगडचं सुद्धा एक सध्या प्रकरण आलंय गजापूर गावामधलं सुद्धा ते वो तो आप ऐसे 100 उदाहरण गिना सकते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है, पहले भी घटती थी, लेकिन पहले उसका कोई समर्थन नहीं करता था, समर्थन के साथ में खड़ा नहीं होता था। महाराष्ट्र में खैरलान जी भी हुआ है, लेकिन सरकार कभी उसके समर्थन में खड़ी नहीं हुई। ये डायरेक्टली खड़े होते हैं उसके समर्थन, ये फर्क है। सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। हर चीज सरकार रोक पाएंगे ये संभव नहीं, हमको समझता है। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ऐसा बोलता है और उसको एट्रोसिटी लगती नहीं है, जादू टोना कानून उसको लगता नहीं है, उसको ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 केंद्र का कानून होकर बावजूद उसको लगता नहीं है। और यहाँ के कमिश्नर जाहिर तरीके से कहते हैं कि कानून लागू नहीं होता है, और इस कानून का, जादू टोना विरोधी कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, पुलिस का ट्रेनिंग किया है, और देवेंद्र जी से लेकर हर एक को ये कानून पूरी तरह से बारीकी से उन तक पहुंचाया, सबका समर्थन प्राप्त किया है। अब मुझे ही कानून समझता नहीं है तो फिर क्या करें। सर, आप बार बार देवेंद्र फडणवीस का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम ले रहे हैं। महाराष्ट्र में 2.5 साल के सत्ता परिवर्तन करने के पीछे कौन है? अरे भाई, उन्होंने खुद ही बोल के रखा। हमारे शिंदे साहब तो इतने भोले भाले हैं कि उन्होंने विधानसभा में कह दिया ये सरकार हमने कैसे बदली है, और देवेंद्र जी को भी रहा नहीं गया। किसी एक चैनल के मुलाकात में उन्होंने तो जाहिर तरीके से बोल दिया है, तो मुझे कहने की क्या आवश्यकता है। आप तक तो सब बात उन्होंने ही पहुंचा दी है, यानी कोई गुप्त बात आपके सामने रखने के लिए मेरे पास कोई चांस भी नहीं है, उन्होंने ही कह दिया है। राजकारणात असं कोणतं उदाहरण आहे का की महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पिंपरीमध्ये बोलताना सरळ म्हणतात की या ज्या योजना आहे मुख्यमंत्री लाडकी योजना आणि विद्यार्थ्यांसाठी आमची सरकार आले तरच चालू राहणार आहे, म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मतदारांवर हा दबाव नाही नाही ना. आम्हाला